ये है 22 साल के कैप्टन अमन सिंह। आप देख रहे हैं इनके माता-पिता कितने खुश हैं। सिर्फ़ 2 साल पहले ही ये हमारे आर्मी में जो है इनकी जॉइनिंग हुई थी और ये कैप्टन बने थे। बहुत ही इंटेलिजेंट थे और अपने माँ-बाप के इकलौते लड़के थे ये। एक बहन है इनकी, बस अकेला जो बेटा है वो यही थे। और 2 साल बाद इनकी जो है मौत हो जाती है और मौत का रीज़न जो है वो है हार्ट अटैक। एक 22 साल के आर्मी के कैप्टन को हार्ट अटैक आ जाता है। तो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो आई थी, एक डॉक्टर्स की, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं वो, उनकी आई थी। तो किसी ने मुझे भेजा कि मानस जी ज़रा इसको देखिए, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। अब वो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं अपनी वीडियो में, जो कार्डियोलॉजिस्ट, कि ये जो इसके इनके बारे में बताते हैं कि 22 साल का जो कैप्टन, सेना में हमारे जो कैप्टन है, उसके बारे में बताते हैं कि जी हार्ट अटैक की वजह जो है ब्लॉकेज है और गलत लाइफ़स्टाइल होती है। मैं रीज़न बताता हूँ, क्या-क्या रीज़न कारण बताया उन्होंने। फैटी फूड लेने की वजह से होता है, तेल, घी, मक्खन की वजह से होता है और आर्मी कैंटीन में घी, मक्खन ज़्यादा अवेलेबल भी होता है और लैक ऑफ एक्सरसाइज़ की वजह से होता है। मैं उन डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि ये इतना स्मार्ट 22 साल का लड़का जो कि कैप्टन है, वो भी आर्मी में, इतनी फिज़िकल एक्सरसाइज़ करते हैं, उनका खाना बड़ा ही ज़बरदस्त होता है और उनको ये कारण हो सकता है कि हार्ट अटैक का? तो मैं डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सच नहीं बोल सकते, तो कम से कम झूठ तो मत फैलाइए। अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं है, तो चुपचाप बैठिए, वो शायद देश की जनता के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इनसे मिलिए, ये है प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर, जो कि डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बीएचयू। बीएचयू के डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड भी रहे हैं। इनसे मैंने अभी कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू किया था इसी विषय पर, जो हार्ट अटैक आपने देखा इतने जल्दी हो रहे हैं, छोटे बच्चों के, 5 साल के बच्चों के, 6 साल के बच्चों के, चलते-चलते, जवान बच्चों के, नाचते-नाचते, गाते-गाते ये हार्ट अटैक हो रहा है। तो मैंने इसके विषय बनाई है, तो इनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि 2020 के बाद हार्ट अटैक होने का सच क्या है? इतने हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? 2020 से पहले तो ऐसा नहीं था कि बच्चे, जवान चलते-चलते, गाते-गाते मर रहे हैं। तो ये सच मैं आपको बताऊँगा। दूसरा ये भी बताऊँगा कि इससे बचने के 3 तरीके क्या हैं। जुड़े रहिए इस वीडियो में, ये बहुत ही काम की और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं मानस सुमत, फाउंडर ऑफ भारत हेल्थकेयर, जो कि ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफ़ॉर्म है, जहां पर हम डाइट, नेचुरोपैथ, आयुर्वेद के द्वारा और अपनी वेल एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीम के द्वारा इन सब बीमारियों का जो है ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते हैं। इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज़ के हज़ारों लोग हमसे जुड़कर एलोपैथी दवाई से मुक्त हो चुके हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, ये एक मेरा परफेक्ट डाइट प्लान है। आपको छोटी-मोटी कोई दिक्कत परेशानी है, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप और आपकी फैमिली, सुबह से लेकर रात तक आपको क्या खाना है, कैसे प्रोक्योर करना है, सब चीज़ इसमें है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं वीडियो पर और बात करते हैं 22 साल के कैप्टन अमन सिंह की। जैसा मैंने बताया कि डॉक्टर साहब ने ये सब, जो एलोपैथी डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट जो कहते हैं, वो ये सब रीज़न उनके बताए हैं और लास्ट में उन डॉक्टर साहब ने अपनी वीडियो में ये भी सजेस्ट किया कि अब तो बच्चों को भी हो रहे हैं, तो 20 साल के बच्चों को भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए, ताकि पहले से ही वो प्रिकॉशन ले चुके और जान सकें। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर से, और जिनके साथ जो इंटरव्यू है उसका पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कोविड के बाद से जिस हिसाब से लोगों की हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं, खेलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, घूमते हुए, जिम करते हुए, बड़े तो बड़े बच्चों की भी मौत हो रही है। ऐसा कभी आज से पहले देखा नहीं गया था। और उस समय जब कोविड आया था, वैक्सीन आए थे, उस समय भी काफ़ी सारे जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आए थे डॉक्टर्स के। हालाँकि वो आयुर्वेद के आए थे, नेचुरोपैथ के आए थे, एलोपैथ डॉक्टर तो बोलते नहीं हैं। मैं आपको बोलते हुए ज़रूर सुना है, तो मैं आप अगर आप कंफर्टेबल है इस टॉपिक पर बोलने को, तो क्या आपको लगता है कि वैक्सीन इसका कोई पीछे इसका हाथ है या वैक्सीन का कोई कारण है? वैक्सीन बहुत बड़ा कारण है। और मैं आज से नहीं, बल्कि जब कोविड आया था तब से मैं पहले दिन से सरकार के कोविड पॉलिसी का विरोधी हूँ। ओके। और कोविड पॉलिसी क्या है कि लोगों को लॉकडाउन करके बंद कर दीजिए। इस पॉलिसी का पहले दिन से मैं विरोधी हूँ। और उससे इसलिए विरोधी हूँ क्योंकि कोविड को किसी आप कितने दिन तक आप पिंजरे में बंद करके इंसान को रख सकते थे। और इससे जो समाज के ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ा, बच्चों के ऊपर, उनके करियर के ऊपर, और अल्टीमेटली जो है सबको कोविड हुआ ही। तो और फिर आपने बीच में ताली बजवाई, थाली बजवाई और पता नहीं क्या-क्या करवाए। ये एक साइंटिफिक टेम्पर नहीं है समाज का। देखिए, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक गरीब और अमीर। लेकिन मेरा मानना है
कि पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक वैज्ञानिक, दूसरा अंधविश्वासी। यानी कि दोस्त who believe in faith, who believes in faith, blind faith in something, कि किसी चीज को बिना जाने समझे उसमें अंधविश्वास है उनका, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी साइंस के। किसी के कहने, किसी के सुनने। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कही थी, किसी बात को इसलिए नहीं माने कि किसी बड़े ने कहा है या किसी शिक्षक ने कहा है या कहीं पर आप पढ़े हैं, क्योंकि लिखने वाला भी बेईमान हो सकता है। बोलने वालों को सही ज्ञान नहीं हो तो आपको गलत ज्ञान दिया जा सकता है, और आपको भरमाने के लिए, आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए ही के लिए भी ज्ञान परोसी जा सकती है, जो आजकल तो आपने खुलकर देखा होगा, मीडिया और सोशल मीडिया और हर जगह से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कि आपके थॉट यानी फ्री विल जिसको आप कहते हैं, वो आपका फ्री विल नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल्ड हैं, आप प्रेजुडिस्ड हैं, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही प्राइम किया गया आपके दिमाग को। तो उस प्राइम से अगर हम कोई निर्णय बताएंगे तो वो सही और गलत मेरे बाइस के ऊपर हो सकता है, जिसको कन्फर्मेशन बाइस कहते हैं, कि अपने आपके जो अनुभव है, जीवन के अनुभव है, उस हिसाब से मैं आप चीज़ों को इंटरप्रेट करके आप मुझे बता सकते हैं। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसलिए सही और गलत का निर्णय, किस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है और किसको आपको रिजेक्ट करना है, इस चीज़ का निर्णय जो है आपको अपने बौद्धिकता से, अपने आत्मचिंतन से लेना चाहिए। और यही बात है जो अभी कोविड के टाइम में जो मैं असली बात जो बता रहा था, तो बहुत सारी झूठ फैलाई गई, और उस झूठ में वही कि मतलब अंधविश्वास फैलाया गया उसके साथ में, और लोगों को डराया गया और सच से अवगत नहीं कराया गया। सच्चाई ये थी कि जब कोविड आया तो उसको रोकने के लिए सरकार, किसी भी सरकार की पूरी दुनिया में मतलब कोई भी चीज़ें अब उपलब्ध नहीं थे उसके पास। और उसके बाद क्या हुआ कि 6-8 महीने बीतने के बाद, यानी पहला वेव आया, और वो जो भी ठीक हुआ वो या तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से, यानी बुखार आया उसको आपने दे दिया, क्रोसिन दे दिया या नहीं दिया, जो भी कोई भी आपने बुखार कम करने की दवा दे दी उनको। उसी तरह से एक सिम्प्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी, और शरीर खुद से बीमारी से लड़ा और उस बीमारी को हरा दिया। उस बीमारी को जो लोग हराने में अक्षम रहे, उनकी जानें चली गई। यानी जो कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ड्राइवन की थ्योरी है। तो जो फिट थे वो रह गए, जो अनफिट थे उनकी मृत्यु हो गई पूरी दुनिया में उस पहले वेव के अंदर। और ये वेव महत्वपूर्ण क्यों है, अपने आप से कंट्रोल हो गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कोविड को हराने वाला आपकी इम्यूनिटी थी, जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। और इसको आप फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन मान सकते हैं। फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन। उसके बाद क्या हुआ, इसके 6-8 महीने के बाद फिर दूसरा सबसे डेडलीस्ट वेव आया, जिसको डेल्टा वेव से पूरी दुनिया जानती है। और डेल्टा वेव भी आया, उस समय भी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं था, पूरी दुनिया में किसी के पास भी कोई वैक्सीन नहीं था। और डेल्टा वेव आया, और ये तो उससे भी ज़्यादा तांडव मचाए, और पूरे दुनिया में इससे मतलब लाखों लोग मरे। उन जितनी भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं सबको चरमरा कर रख दिया इस पूरे इस वेव ने। और ये वेव, इस वेव में भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और आपकी नेचुरल इम्यूनिटी, जिसकी अपनी अपनी इम्यूनिटी जिसकी मजबूत थी, वो इससे लड़के उसको हरा दिए और वो बच गए। और जो उसके फिट नहीं थे, उनकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं थी, वो उसमें सकम कर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो इसको आप फर्स्ट डोज, बूस्टर डोज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन मान सकते हैं। तो ये सर वैक्सीन लगाया अभी आ रहा हूँ मैं। तो पहला मैंने कहा कि पहला जो नेचुरल इम्यूनिटी आई, वो फर्स्ट डोज
ऑफ वैक्सीनेशन था। वैक्सीनेशन थे। जो सेकेंड डेल्टा वेव आया, ये फर्स्ट बूस्टर डोज था। हाँ, जो नेचर ने ऑटोमेटिक दे जो दिया। नेचर ने दिया। हाँ, तो उसको अब आगे की ज़रूरत नहीं थी लगाने की। अब आप समझ ले, हाँ, देखिए, आप उसके बाद 6 से 8 महीने के बाद आप एक वैक्सीन लेकर आ जाते हैं। जैसे ही पहले दिन वैक्सीन लेकर आया गया, तो मैं पहला व्यक्ति था जिन्होंने लिखा कि ये वैक्सीन फ्रॉड है, अच्छा। इसकी सेफ्टी और एफिकेसी एस्टैब्लिश्ड नहीं है और ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करेगी। ये सब मैं पहले कहा था। तो लोगों ने कहा कि ये डॉक्टर पागल हो गया है, आपको मानसिक इलाज की आवश्यकता है, आपको आगरा में भर्ती होना चाहिए, तो आपको कहीं और मानसिक अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। बहुत सारे लोग, और ये सब कहने वाले पढ़े-लिखे डॉक्टर एलोपैथिक, मैं आयुर्वेदिक की बात नहीं कर रहा, मैं नेचुरोपैथी की बात नहीं कर रहा, ये सब पढ़े-लिखे डिग्रीधारी डॉक्टर के थे। एलोपैथी डॉक्टर। और मैं जो कह रहा था, मेरे पीछे ये ऐसा मैं भावनाओं से नहीं कह रहा था। इसके पीछे 2 लॉजिकल आर्गुमेंट्स थे, जो मैंने कहा कि कोई भी चीज़ को मैं अपने लॉजिक के आधार पर अपनी आर्गुमेंट को पेश करता हूँ। इसके पीछे लॉजिक मेरा क्या था, वो मैंने आपको आधी बताई, आधी बता रहा हूँ। पहली चीज़ है ये, वैक्सीनेशन किसी भी इंसान में तब दी जाती है, जब कोई बीमारी हुई नहीं है। मतलब कोई बीमारी आई नहीं है किसी समाज में, किसी व्यक्ति में, तब आप वैक्सीनेशन देते हैं प्रिवेंट करने के लिए। जैसे हम बच्चों को क्या करते हैं, पोलियो का टीका लगवाते हैं, तो उस समय बच्चों को पोलियो नहीं हुआ नहीं होता, हुआ था, पोलियो होने के पहले। पहले देते। ठीक बात है। उस समय अगर आपको टीबी नहीं हुआ है, तभी हम टीबी से रोकथाम के लिए बीसीजी आपको लगाते हैं वैक्सीनेशन। जब आपको मीजल्स, मम्प्स, रूबेला का नहीं हुआ है कोई भी इन्फेक्शन, तभी हम लगाते हैं। यानी कि 2 चीज़ों में बहुत ही नैतिक रूप से फ़र्क है। एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, दूसरा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। ओके। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इज़ अ वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इज़ अ मेडिकल मेडिसिन। तो यहाँ प्रिवेंटिव है, यानी कि जो बीमारी अभी हुआ नहीं है, उसको होने से रोकना है। लेकिन भारतीय समाज में जो कोविड वैक्सीनेशन आया, ये 2 वेव ऑफ कोविड वैक्सीन के बाद, 2 वेव यानी नेचुरल कोविड वैक्सीनेशन के बाद आया या नेचुरल कोविड इन्फेक्शन के बाद आया। और कोई भी समाज में अगर 70% तक इम्यूनिटी अपने आप इन्फेक्शन इसके द्वारा जनरेट हो जाती है, तो अपने आप उसका स्प्रेड समाज में रुक जाती है। और यही हुआ पहले वेव में और यही हुआ दूसरे वेव में। यानी पहला डोज आपने कब वैक्सीन बनाया, कब वैक्सीन लगाना शुरू किया? जब पहला डोज लग चुका था नेचुरल इम्यूनिटी की, और दूसरा बूस्टर दूसरा बूस्टर भी लग चुका था, था, तब और आपने उसके बाद ने आपने तीसरा वैक्सीन लगाया। वैक्सीन। वो वैक्सीन जिसको डेवलप करने में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं, आपने 6-8 महीने में लॉन्च कर दी। और जिसकी सेफ्टी और एफिकेसी एस्टैब्लिश नहीं है, जिसकी पोटेंसी एस्टैब्लिश नहीं है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो छुपाया गया लोगों से, वो ये था कि कोई भी कोविड वैक्सीनेशन टिल डेट, आज तक जितने भी कोविड वैक्सीनेशन बाजार में हैं, कोई कोविड इन्फेक्शन को नहीं रोकता है। ये फैक्ट किसी को नहीं बताया गया। अच्छा। जी, कोई भी वैक्सीनेशन कोविड के इन्फेक्शन को नहीं रोकता। अच्छा, कोविड नहीं होगा उसे लगाने के बाद ये हो सकता है। नहीं, कोविड होगा उसको लगाने के बाद, कोई भी वैक्सीनेशन लगा दे। अच्छा। ऐसा आज तक वैक्सीन ही पैदा नहीं हुआ जो कोविड के इन्फेक्शन को रोक ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो सबसे छुपाया गया। किसी ने नहीं बताया ये आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। आज तक कोई वैक्सीनेशन ऐसा बना ही नहीं जो कोविड के इन्फेक्शन को रोकता हो। बहुत दुनिया के किसी ट्रायल ने, किसी वैक्सीनेशन कंपनी ने ऐसा कभी कोई दावा नहीं। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। हाँ जी, यही मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि मैं जो सच बोल रहा हूँ ना, जो फैक्ट था, मैं क्यों अपोजिशन किया? मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम है समाज को अच्छी और सही जानकारी देना। मैं एक डॉक्टर होते हुए खुद वैक्सीनेशन नहीं लगाया, अपने परिवार को वैक्सीनेशन नहीं लगाने दिया, और अपने किसी भी पेशेंट का, जिसने भी मुझसे पूछा वैक्सीन लगाओ या ना लगाओ, मैंने कहा नहीं लगाओ। डग्गे की चोट पे कहा। इसके लिए मैंने 3 बार फेसबुक लाइव आकर कहा इस बात को। अपने कम से कम तो 500 पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन के अगेंस्ट में मैंने लिखा। और आज भी नेशनल मीडिया डिबेट पर मैंने इसको अपोजिशन किया। जी, और एक रिस्पेक्टेड चैनल में मैं बैठा था, वहाँ भी मैंने कहा इस चीज़ को। और इसके पीछे भावना नहीं थी। मैंने बोला कि मैं भावनाओं से नहीं बता रहा हूँ, मैं विज्ञान बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ कि क्यों नहीं है।
एक तो ये इतनी जल्दी आप कोविड वैक्सीन बना नहीं सकते, जो आप आए हैं उसकी लॉन्ग टर्म एफिकेसी और सेफ्टी आपके पास स्टैब्लिश नहीं है, और वो वैक्सीन किसी भी कोविड इन्फेक्शन को नहीं रोकता, तो फिर वैक्सीनेशन लगा क्यों रहे? तो असली बात क्या है, कोविड लगा क्यों, ये अब बताता हूँ। कोविड वैक्सीन जो है वो कोविड रोकने के लिए आया, ये बात सच नहीं है। सच ये है कि कोविड आया वैक्सीनेशन के लिए, ओके। अच्छा। और इसके पीछे जो असली खेल था वो था वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर देना। ओके। ये कॉन्स्पिरेसी है पूरी दुनिया के लोगों के साथ, और ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और कम से कम तो 200-300 लाख करोड़ से ज़्यादा का घोटाला, मे बी 500 लाख करोड़ का घोटाला हो, ये पूरे दुनिया में ये जो घोटाला है। और इस देश का ही एक पूंजीपति जो पहले 50,000 करोड़ का भी मालिक नहीं था, मात्र ये कोविड में जो कहने की आपदा में अवसर, किसी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशो, उसके कहने के बाद उनके दोस्त ने उस आपदा में ऐसा अवसर तलाशा कि सीधे 50,000 से 10 लाख करोड़ का मालिक बन गया, और 3 सालों में बस। तो ये जो अवसर है ना, और उसी समय चुनाव भी थे, चुनाव में फंडिंग भी चाहिए थी, तो वही सब कंपनियां ने चुनाव में फंडिंग की है, जो कि वो जब आप देखेंगे पिछले जो केस चल रहा था डोनेशन की, कौन दे रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम आया था काफी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियां, तो और वो भी इन्वॉल्व जो वैक्सीन बनाती है, जो वैक्सीन बनाते है वो भी इन्वॉल्व थे। बिल्कुल। तो इस तरह से ये सारा खेला जो था, इसलिए मैंने कहा कि कोविड के लिए वैक्सीन बना, ये नहीं सही है। सही ये है कि वैक्सीन के लिए ही कोविड बनाया गया, और पूरी दुनिया की राजनीति और वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिए गए। ये असली खेला था। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ये बहुत काम की वीडियो है, और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी कीजिए ताकि लोग भी इससे जागरूक हो सकें। अब हम बात करते हैं इस हार्ट अटैक से बचने के 3 तरीके क्या हैं। जैसे आप देख रहे हैं 2020 के बाद बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, चलते-चलते अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, एकदम से आ जाता है। तो सबसे पहले पहला जो है वो है अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करें। जो लाइफ़स्टाइल हमारी ख़राब है उसको ठीक करें। तरीका क्या है? ये मेरे परफेक्ट डाइट प्लान जो मैंने आपको बताया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसको पढ़ें, इसको देखें, और आप और आपकी फैमिली इसको अडॉप्ट करना शुरू करें। कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम रिप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस टेंशन आजकल बहुत ज़्यादा है, इसको मैनेज करें, और इसको मैनेज करने के लिए ये एक मेरी वीडियो है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ज़िंदगी 40 के बाद गोल्डन रूल। इसमें 10.47 लाख व्यूज़ अब तक हैं, और अगर आपकी एज 20 से ऊपर है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। 40 तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ इसमें जानकारी मिलेगी। थर्ड जो है वो है रेगुलर मेडिकल टेस्ट, ये आपको कराना चाहिए, और ख़ासकर जब आपकी उम्र 40 से ऊपर हो जाती है तब तो आपको ज़रूर कराना चाहिए। अब इसमें क्या-क्या टेस्ट कराने हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हार्ट रिलेटेड मैं आपको 6 नहीं 7 टेस्ट बताता हूँ। ये 7 टेस्ट आपको बताता हूँ। पहला HSCRP, ठीक है? ये एक सी रिएक्टिव प्रोटीन है, जो कि अगर हमारी बॉडी में जब भी इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि बॉडी में सूजन होती है, तो ये लीवर जो है इसको रिलीज़ करता है, और अगर ये आपका हाई है तो समझिए कि आपकी को हार्ट रिलेटेड जो है खतरा जो है, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले इस टेस्ट को कराइए। जी, जो दूसरा टेस्ट है अपोए1, ये जो टेस्ट है ये क्या होता है, ये एचडीएल जो कि हमारा एक गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका ये मेन पार्ट है। तो ये देखता है कि जो एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो एचडीएल जो भी कोलेस्ट्रॉल लेकर जा रहा है, क्या एचडीएल उसको वापस लेकर आ रहा है? अगर वो गया और वापस आ गया तो समझिए कि जो प्लेग बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो आपके ब्लड में नहीं मिलेंगे, और इस वजह से ब्लॉकेज आर्टरीज में नहीं होगी। वो ये देखता है, तो ये टेस्ट भी बड़ा काम का है। तीसरा हम टेस्ट बात करते हैं ये अपोो बी के बारे में। ये क्या होता है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर होता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? एलडीएल और वीएलडीएल, ये उसके ऊपर होता है। ये ब्लड में ब्लॉकेज बनाने वाले जितने भी पार्टिकल हैं कितने हैं वो ये बताता है। तो इससे पता लग जाएगा कि ब्लड में कितने पार्टिकल हैं जो कि ब्लॉकेज बना रहे हैं। तो ये भी टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। और फिर है एलपीए, ये टेस्ट ये बताता है कि आपकी फैमिली से जेनेटिकली आपको कितना रिस्क है हार्ट डिजीज़ होने के, ये आपको ये बताता है। पाँचवा है ये सिटी स्कैन एंजियोग्राफी। ये क्या होता है? ये टेस्ट आपको ये बताता है, ये समझिए कि एक
स्कैनिंग की तरह होता है कि आप एक मशीन में जाते हैं, स्कैन आपका हो जाता है। ये बताता है कि ब्लॉकेज आपकी आर्टरीज़ में कितनी है। अगर आपकी हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज है, एक क्लियर पिक्चर आपको आ जाती है और इससे भी काफ़ी क्लियरली आप जान पाते हैं कि ब्लॉकेज है या नहीं है, ये आपको पता चल जाता है। और उसके बाद बहुत ही मेन है ये भी, ये है VO2 मैक्स। ये VO2 मैक्स क्या है? आप ये हार्ट की एफिशिएंसी कितनी है, यानी ब्लड कितना सही से पंप कर रहा है, एक तो ये बताता है। उसके बाद लंग्स की ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में बताता है कि लंग्स सही से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। और तीसरा, क्या ये मसल्स ऑक्सीजन यूज़ ठीक से कर रहा है, ये टेस्ट इस बारे में बताता है, यानी कि आपका स्टैमिना, आपके हार्ट और लंग का फिटनेस लेवल, ये टेस्ट बताता है। आपने कई बार देखा होगा, बहुत से लोग जिम जाते हैं और जिम में कोलैप्स होकर गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अगर VO2 मैक्स उनका हाई है, तो समझिए फिर उनको ये परेशानी नहीं है, क्योंकि एकदम से जब वो दौड़ते हैं और एकदम से ऑक्सीजन की कमी होती है और फिर वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये टेस्ट बहुत यूज़फुल है। अगर ये कराने के बाद जो है जिम जो अगर करेंगे तो फिर आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो VO2 मैक्स ये लेवल आपको बताता है। और 7th है लिपिड प्रोफाइल। इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, VLDL, SDL, ये सब होता है। इसमें मेनली मैंने देखा है जितने भी पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ, तो LDL बढ़ा हुआ है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो वो महीनों से दवाइयाँ खा रहे हैं, एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे हैं इसके लिए। जबकि मेन रीज़न क्या है कि अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो मेन रीज़न होता है लीवर। जी हाँ, अगर आपका लीवर फैटी है तो हमारा लीवर 75 टू 80% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है। तो अगर हमारा लीवर फैटी है तो वो आप जो भी फूड खा रहे हैं उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है या ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है, ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये आपको दिक्कत है तो लीवर को चेक करें और लीवर का ट्रीटमेंट लें। अपने लीवर को ठीक करें तभी ठीक हो जाएँगे। इसकी ज़रूरत नहीं है कि आपको इसकी मेडिसिन की ज़रूरत पड़े इतना। तो ये थे वो 3 तरीके हार्ट अटैक से बचने के। अगर ये सब पैरामीटर आपके ठीक है, लेवल में है, नॉर्मल है, तो समझिए कि काफ़ी हद तक आपका रिस्क जो है हार्ट अटैक का वो बहुत कम हो जाएगा। अब मैं आपको 3 पर्सनल ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने फ़ील किया और मैंने अपने आप को ठीक किया है, वो 3 पर्सनल सजेशंस मैं आपको देता हूँ ताकि आप खुद को और अपनी फैमिली को सेफ रख सको और उन्हें सिक्योरिटी दे सको। सबसे पहले है ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ और डॉक्टर। देखिए, गए वो ज़माने, पहले के ज़माने जब डॉक्टर जो है उनको भगवान माना जाता था और उस हिसाब से वो लोग काम करते थे। आज जो है आप देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा फंडिंग बाहर से आती है और वो जो फंडिंग है जब वो फंड करता है तो फिर वो डॉक्टर को उन्होंने कैश मशीन और रिटर्न मशीन बना दिया है कि मैंने इतना पैसा लगाया है, मैंने अगर आपको 2 करोड़ लगाए हैं तो आप मुझे 10 करोड़ कमा के दो। तो इसलिए आज के टाइम में किसी पर ब्लाइंड फेथ करना, बहुत लोग मैं देखता हूँ, नहीं डॉक्टर हैं, डॉक्टर पे ब्लाइंड फेथ करते हैं। डॉक्टर हो, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उससे पहले ज़रूरी है आपको कि आप इतना ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ब्लाइंड फेथ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लाइंड फेथ जो है ये बड़ा खतरनाक है। तो एक तो आपको ये करना है, ये मेरा पर्सनल सजेशन आपको है। दूसरा, इसी वजह से मैं भी बचा हूँ, वरना मैं भी ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दूसरा, हम लोग अपना करियर बनाते हैं पैसे कमाने के लिए या वो इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करती हैं। क्या हम अपनी बॉडी के बारे में स्टडी नहीं कर सकते? अपनी बॉडी जो हमारी अरबों-खरबों रुपए की है, इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। तो क्या हम उसके बारे में नहीं जान सकते कि हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, हमारी बॉडी कैसी होनी, तो थोड़ा उसके बारे में स्टडी ज़रूर करें, कॉन्शियस रहें और अवेयरनेस आपको ज़रूर होनी चाहिए। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इससे अवेयर ज़रूर रहें। इस तरह से बहुत आसानी से आप अपने को और अपनी फैमिली को, दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, एन्जॉय स्मूथ लाइफ विथ फैमिली, नॉट विथ सोसाइटी। आपकी लाइफ की जितनी भी टेंशन, स्ट्रेस है, मेरी आपको गारंटी है कि अगर आपने समाज को मानना छोड़ दिया, समाज की परवाह करना छोड़ दिया, नाटक, नौटंकी, दिखावा, ये समाज से कनेक्टेड है, ये छोड़ दिया और अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं ओनली विद योर फैमिली, तो आप देखिए कि आपके जीवन की 70 से 80% टेंशन, स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिस दिन आपने ये कर लिया। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि समाज की, सोसाइटी की, लोगों की परवाह ना करें, अपनी फैमिली की परवाह करें, फैमिली के बारे में सोचें, फैमिली के साथ एंजॉय करें और फैमिली को ही प्रोटेक्ट करें। तो ये थी मेरी 3 पर्सनल सजेशन। मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो ज़रूर करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम इसको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अवेलेबल लगी होगी। इस वीडियो को फॉलो ज़रूर करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। इससे रिलेटेड, इससे कनेक्टेड कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ लिखिए, मैं इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।